आज हम बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड को पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला जो पेपर है उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है शीत युद्ध या कोल्ड वार। तो आपको मालूम होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ? 1939 और 1945 में जाके ये ख़त्म हुआ। 1945 के बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थितियाँ बदल गईं। अब शक्ति के ध्रुव जो थे वो इंग्लैंड और फ्रांस से हटके कहाँ चले गए थे? अमेरिका और रूस। तो एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका था, दूसरी तरफ रूस था। अमेरिका जो पूंजीवादी देश था उसके साथ में फ्रांस और ब्रिटेन आ गए, और रूस जो था, सोवियत संघ जो था, वो साम्यवादी देश था, वो अलग था। और एशिया का एक और देश था चीन, जो साम्यवादी देश बना था। तो इन दोनों देशों या समूह के बीच में जो युद्ध होता है, जो इसमें कोई हथियारों का प्रयोग नहीं होता है, कोई बम नहीं होते हैं, इसमें तो एक दूसरे के खिलाफ वाक युद्ध होता है, एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती हैं, गुटबाजी की जाती है। ये सब जो है हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध से। ये 3 पार्ट में चलेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और पहले जो पार्ट है उसमें हम अर्थ और परिभाषाओं को पढ़ेंगे और शीत युद्ध के कुछ कारणों को पढ़ेंगे, और दूसरे पार्ट में जो है शीत युद्ध के बाकी कारण, क्योंकि ये 16 कारण हैं। और तीसरा जो होगा वो पार्ट होगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पे शीत युद्ध का प्रभाव। इसके करीब 10 है ये, तो ये करीब 3 पार्ट में हम लोग इस शीत को पढ़ेंगे। शब्द से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो कि द्वितीय युद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, आइडियोलॉजिकल हेटर्ड, राजनीतिक अविश्वास, पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट, कूटनीतिक जोड़ तोड़, डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग, सैनिक प्रतिस्पर्धा, मिलिट्री कंपटीशन, जासूसी, स्पियोनेज, मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वारफेयर और कटुतापूर्ण संबंध देखे गए। तो शीत युद्ध न होते हुए भी युद्ध की सी परिस्थितियों को बनाए रखने की कला थी, जिसमें प्रत्येक विषय पर विश्व शांति के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर विचार और कार्य किया जाता था। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों से लड़ा गया। इसमें प्रचार द्वारा विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करने का प्रयत्न किया गया तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का तार्किक दावा किया जाता था। वस्तुतः शीत युद्ध एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। ये एक प्रकार का कूटनीतिक युद्ध भी था, जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया जाता था। जैसे राजन जो है उनके अनुसार परिभाषा है, शीत युद्ध शक्ति संघर्ष की राजनीति का मिलाजुला परिणाम है, 2 विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष का परिणाम है, 2 प्रकार की परस्पर विरोधी पद्धतियों का परिणाम है, विरोधी चिंतन पद्धतियों और संघर्षपूर्ण राजनीतिक हितों की अभिव्यक्ति है, जिसका अनुपात समय और परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे के पूरक के रूप में बदलता रहता है। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, शीत युद्ध पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष न होकर 2 भीमाकार शक्तियों का आपसी संघर्ष है। ग्रीव्स कहते हैं, परमाणु युद्ध में शीत युद्ध एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से कुछ परे हट करे। ये एक साधन है जो एक पारस्परिक विरोधी ध्येय की प्राप्ति के लिए एक ऐसे युग में कारगर सिद्ध होता है, जिसमें संपूर्ण शस्त्र युद्ध न सिर्फ अत्यधिक खर्चीला होगा किंतु सभी संबंधित राष्ट्रों को नष्ट करने की शक्ति भी रखता होगा। लुई हार्ले अपनी पुस्तक द कोल्ड वार एज हिस्ट्री में लिखते हैं, शीत युद्ध परमाणु युद्ध में एक ऐसी तनावपूर्ण स्थिति है जो शस्त्र युद्ध से एकदम भिन्न किंतु उससे अधिक भयानक युद्ध है। ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने के स्थान पर उन्हें उलझा दिया। विश्व के सभी देश और सभी समस्या, चाहे वह वियतनाम, कश्मीर, कोरिया अथवा अरब इजराइल संघर्ष हो, सभी शीत युद्ध में मोहरों की तरह प्रयोग किए गए। KPS मेनन कहते हैं, शीत युद्ध जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, 2 विचारधाराओं, 2 पद्धतियों, 2 गुटों, 2 राज्यों, और जब तक अपनी पराकाष्ठा पर था तो 2 व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। 2 विचारधाराएं जैसे पूंजीवाद, साम्यवाद, 2 पद्धतियाँ जैसे संसदीय लोकतंत्र और जनवादी जनतंत्र, बुर्जुआ जनतंत्र और सरकारी वर्ग की तानाशाही।
2 गुट थे नाटो वार्सा पैक्ट, 2 राज्य थे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, 2 व्यक्ति थे जोसेफ स्टालिन और जॉन फास्ट डलेस। अब शीत युद्ध की हम प्रकृति देखते हैं। ये प्रकृति कूटनीतिक युद्ध जैसी है जो अत्यंत उग्र होने पर सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती है। शीत युद्ध में रत दोनों ही पक्ष आपस में शांतिकालीन कूटनीतिक संबंध बनाए रखते हुए भी शत्रु भाव रखते हैं और सशस्त्र युद्ध के अतिरिक्त अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमजोर बनाने का प्रयत्न करते हैं। शीत युद्ध में दोनों ही पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपनी सैद्धांतिक विचारधारा और योग्यताओं पर मान्यताओं पर बल देते हैं। दूसरे देशों को प्रभाव क्षेत्र में लेने के लिए आर्थिक सहायता देना, प्रचार अस्त्र को काम में लेना, जासूसी, सैनिक हस्तक्षेप, शस्त्र सप्लाई, शस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी और प्रादेशिक संगठनों का निर्माण आदि शीत युद्ध के कारण हैं। वास्तव में शीत युद्ध का बहिष्कार या त्याग नहीं बल्कि सिर्फ 2 महाशक्तियों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति थी। शीत युद्ध में तमाम वर्षों में तीसरी दुनिया के व्यापक मुठभेड़ होती नहीं, इसमें परोक्ष रूप से महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा साफ झलकती थी। अब हम शीत युद्ध के कारणों को पढ़ते हैं। तो ऐतिहासिक कारण है और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो तनाव हुए उसकी जो शिकायतें हैं दोनों पक्षों की एक दूसरे के प्रति वो हम पढ़ते हैं। पहला कारण है ऐतिहासिक। कतिपय पर्यवेक्षक शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। सन 1917 में बोल्शेविक क्रांति जो सोवियत संघ में हुई उस तभी से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि साम्यवादी एक विश्वव्यापी आंदोलन है जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। ब्रिटेन ने सोवियत संघ को 1924 और अमेरिका ने 1933 में ही मान्यता दे दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मनी की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देखते रहे और पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित भी करते रहे। दूसरा है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों से यूरोप में नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेना का रूसी सीमा पर पड़ा दबाव कम हो सके, परंतु रूजवेल्ट और चर्चिल महीनों तक इस अनुरोध को टालते रहे। सोवियत इतिहासकारों के मत में ये देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध नीति का परिणाम थी जिसमें नाजी जर्मनी साम्यवादी रूस को पूर्णतः ध्वस्त कर दे। इसलिए स्टालिन समझ गया कि पश्चिमी देशों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को नष्ट करने में है। तीसरा है युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ के युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर था। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को सोवियत प्रभाव क्षेत्र में लाना चाहता था, तो पश्चिमी देश जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यंत शक्तिशाली होने से डरते थे। ये देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखने के लिए कटिबद्ध थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतंत्रात्मक शासनों की स्थापना हो, जिसके लिए स्वतंत्र निर्वाचन कराने आवश्यक थे। तो स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थीं। नेक्स्ट है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना। याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ। रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल कुछ समझौते हुए। पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्लिन सरकार और पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित लंदन सरकार के स्थान पर स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिधियात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय किया। लेकिन जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वचनों से मुकरना प्रारंभ किया। उसने अमेरिका और ब्रिटिश प्रेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ की। उसने पोलैंड में अपनी संरक्षित लुब्लिन सरकार को लादने का प्रयत्न किया। हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ ने युद्ध विराम समझौते और याल्टा व पोट्सडाम संधियों को उल्लंघन किया। सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करने का इरादा से मना किया। सोवियत संघ की जापान के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने की अनिच्छा और उसके द्वारा मित्र राष्ट्रों को साइबेरिया में अड्डों की सुविधा देने में हिचकिचाहट ने पश्चिमी राष्ट्रों में रूस के प्रति संदेह को बढ़ाया। मंचूरिया स्थित सोवियत फौज ने 1946 के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को तो वहां प्रवेश नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सभी सुविधाएं दी और उनको वो सारे हथियार भी दे दिए
जो जापानी सेना भागते हुए छोड़ गई थी। तो याल्टा समझौतों में सोवियत संघ ने जो उल्लंघन किए उससे पश्चिमी राष्ट्र जो थे वो सोवियत संघ से नाराज़ हो गए। अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम आगे के पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि कैसे ये पश्चिमी राष्ट्र और सोवियत संघ जो था उनके बीच में तनाव बढ़ता रहा।